नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक छटा दी और उसके विहंगम रूप को पूरी दुनिया में प्रस्तुत किया और बताया कि किस तरीके से हमारी आध्यात्मिक चेतना, हमारी सांस्कृतिक चेतना हमें संबल प्रदान करती है और हमें ये तमाम झंझावातों से दूर करके शांति का मार्ग भी दिखाती है। यही हमारी सच्ची विरासत है, यही हमारी सच्ची सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, जिसे आज एक बार फिर प्रधानमंत्री ने मजबूती प्रदान करने का काम किया है। काशी की यात्रा से तो यही संदेश मिलता है। आइए हम जानते हैं वहाँ के निवासियों से, माने वाराणसी के निवासियों से, विद्वज्जनों से, बुद्धिजीवियों से, कि उन्होंने कैसे महसूस किया है इस प्रधानमंत्री की यात्रा को। हालांकि उन्हें 23 को फिर आना है, हम जानते हैं। देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने काशी दौरे के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और काशी को दिव्य, भव्य, अभूतपूर्व और अकल्पनीय माहौल दे करके एक नई आस्था का संचार कर रहे हैं। व्यक्ति आस्था से वशीभूत हो जाए, व्यक्ति अध्यात्म से वशीभूत हो जाए, लेकिन उसके माध्यम से वो जन सेवा का मार्ग अपनाए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान होता है। इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से जाने माने पत्रकार तुषार शर्मा जी। मैं जानना चाहता हूं कि तुषार शर्मा जी ने क्या महसूस किया। तुषार जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं जीएमडी न्यूज पर। धन्यवाद धन्यवाद। तुषार जी, अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री का दौरा खत्म हुआ है, क्या संदेश दे गए वाराणसी को? खास तौर से मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, अगर बात की जाए आस्था की, तो वाराणसी धर्म की नगरी है और आस्था के लिए तो बहुत अच्छा काम हुआ है। ये ऐतिहासिक काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा काम मैं वाराणसी से हूँ या वाराणसी की जो जनता है उनको नहीं लगता था कि ऐसा भी कोई काम हो सकता है, क्योंकि ऐसी कोई प्लानिंग ही नहीं सोची गई थी कि लोगों के मकान अधिग्रहण किए जाएंगे और इतना बड़ा कैंपस हो जाएगा। एक छोटा सा कैंपस 2000 स्क्वायर फीट का और कहाँ 5 लाख स्क्वायर फीट का, बहुत अंतर हो जाता है। तो ये तो एक बहुत बड़ा काम था, लेकिन कहीं ना कहीं रमेश जी, मैं ये कहूंगा कि वाराणसी सिर्फ धर्म की ही नगरी नहीं है, वाराणसी एक नगरी भी है, एक नगर भी है। वहाँ लोग रहते हैं, वहाँ की गलियां हैं, वहाँ की अपनी जरूरतें हैं, बिजली, पानी, सीवर। तो कहीं ना कहीं इसमें लोगों को दिक्कतें हैं, लेकिन मैं ये उसके संग ये भी कहूंगा कि काम बहुत अच्छा हुआ है। विश्वनाथ कॉरिडोर का काम काफी अच्छा है। वाराणसी में एक नया रेलवे स्टेशन बना है, उसको नया तो नहीं कहेंगे, काफी पुरातन है वो, उसका नाम चेंज हो गया है। मरुआडीह से वो बनारस हुआ है, जहां वो आज गए भी थे। तो ये कहा जा सकता है कि चीजें हुई हैं, पर आम जनता जो है वो अभी भी चाहती है कि उसकी गलियों के हालात ठीक हो, उनके सीवर की प्रॉब्लम ठीक हो, उनका पानी जो है वो सीवर युक्त पानी में आए। तो ये सब चीजें अभी जरा सा दिक्कत दिख रही हैं। वाराणसी में अगर कोई भी जाता है, अब बात की जाए वाराणसी कॉरिडोर की, तो बहुत अच्छा काम है, मैं तारीफ करता हूँ, पर वाराणसी कॉरिडोर कोई हेलीकॉप्टर से नहीं जाएगा, वो जाएगा उन्हीं सड़कों से। और सड़कें मात्र 20 से 25 फीट चौड़ी हैं और उससे
इतनी ट्रैफिक है कि जाना मुश्किल है। आप वीआईपी हो, आप जाते हो 1 घंटे के लिए रोक दी जाती है, सड़कें खाली हो जाती हैं, लेकिन आम जनता को दिक्कतें होती हैं। तो ये सब चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक वाराणसी का विकास जरा मुश्किल दिखता है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, जिस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जिस तरीके से सोच रहे हैं, तो आने वाले समय में, और फिर 23 तारीख को फिर आ रहे हैं और कह रहे 1500 की करोड़ की फिर सौगात देंगे, तो क्या आपको लगता नहीं है कि जो काशी की स्थिति थी, मैंने भी काशी को देखा है, लंका को देखा, गुदौली को भी देखा है, लेकिन जो स्थितियां थी उनमें अब बदलाव आ रहा है, लोगों की उम्मीदें जगी है और ये उम्मीदें जल्द पूरी भी होंगी। ये अगर गौर करें, आप अगर गौर करें तो जो सौगात को दे रहे हैं काफी अच्छा है। वो सौगात में जरा सा ध्यान दें, आप तारीफ बिल्कुल करेंगे उसके लिए, क्योंकि वो आप लोगों को ही दिखेंगी जो वाराणसी से बाहर है। आप गौर करें, जो भी सौगात है वो पर्यटन की दृष्टि से ही है। आप गौर करें, बहुत प्लानिंग से काम हुआ है कि जो भी बाहर से आएगा उसके लिए बिल्कुल सही बात है, चीजें बदलाव दिखेंगी, क्योंकि वो आएगा एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट का रास्ता इन्होंने बना दिया है। वो आएगा विश्वनाथ मंदिर, वो मेरे घर तो आएगा नहीं, वो आएगा विश्वनाथ मंदिर इन्होंने बना दिया है। वो जाएगा गोदौलिया का रास्ता इन्होंने बना दिया, उसको एकदम पत्थरों से एकदम चमका दिया है। अभी भी जाम की समस्या है। आप गौर करें, जो भी काम हो रहे हैं बिल्कुल हो रहे हैं, मैं समर्थन करता हूं, पर वो काम सिर्फ पर्यटन के लिए हो रहे हैं, वो बाहर से जो आ रहा है उसके लिए हो रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, वाराणसी धर्म की ही नगरी नहीं है, वहां सिर्फ बाबा विश्वनाथ वो मेरे सर आंखों पर है, मैं और बनारस की जनता के दिल में बसते हैं, लेकिन बनारस की जनता को अपना घर भी देखना है, उनको रोजी रोटी नहीं देखा। वाराणसी में के लिए इतने सालों में 2 बार इनका हो चुका, उन्होंने रोजगार के लिए क्या किया? तो कितने करोड़ की योजना, लेकिन रोजगार के लिए तो एक जिला एक उत्पाद की जो स्कीम थी, जो वहां पर साड़ी का उद्योग और अन्य उद्योग है उनको बिजली देने का काम, सब कुछ तो किया तो गया है। जी बिल्कुल। देखिए रमेश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने की है कि वहाँ साड़ी उद्योग के लिए उन्होंने दिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि न मैं साड़ी बुनता हूँ, न आप बुनते हैं, और न ही कोई युवा बुनता है। साड़ी बुनने वाले कितने % हैं, जरा सा ये सबसे बड़ी बात है। और जो साड़ी बुनने वाले हैं उनसे मेरी बात हुई है, मैं ग्राउंड रिपोर्ट पे रहा हूँ, वो खुद ठगा सा महसूस किए हैं। इन्होंने उनकी बिजली जो कांग्रेस सरकार में मुफ्त थी उसके ऊपर लगाम लगा दिया। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने जो साड़ी के लिए एक अच्छा वहां पे खोला है, एक क्या कह सकते हैं प्रदर्शनी टाइप का, वो काफी दूर है शहर से, उससे हमें कोई फायदा नहीं है। तो बुनकरों के लिए तो 1% फायदा नहीं हुआ है। मैं फिर से कहना हूँ, पर्यटन को के लिए बहुत अच्छा फायदा हुआ है, क्योंकि पर्यटक आएंगे, वो साड़ी वाला जो एक बात मुझे भी कचोटती है, मैं बनारस विश्वविद्यालय में रिफ्रेशर कोर्स करने भी गया था। जो बनारस है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास और काशी नागरी प्रचारणी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, आप शुरुआत से चल दीजिए, तो ये उनकी नगरी रही है और काशीनाथ की रही है। लेकिन जिस तरीके से अध्यात्म और सांस्कृतिक चेतना को जागृत किया गया है, काश साहित्यिक चेतना को भी जागृत कर दिया जाता। जी बिल्कुल। साहित्यिक तो आपने बहुत अच्छा उठाया, ये तो मैंने कभी इसे ध्यान ही नहीं दिया था कि कला के लिए तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। कल्चरल जो टीम है यूपी की वो बहुत मजबूत है, वो लखनऊ और वाराणसी में रोज कल्चर प्रोग्राम हो रहे हैं, इतने प्रोग्राम हो रहे हैं कि अगर आप शाम को जाते हैं, आज देख रहे तो कल फिर एक कल्चर प्रोग्राम आपको मिल जाएगा और बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। लेकिन साहित्य के लिए वाराणसी में नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है कि वाराणसी के बारे में बाहर के साहित्यकार वाराणसी के बारे में बोलते हैं, ऐसे कई बार मैंने सुना है। तो मुझे लगता है कि जो वाराणसी का नहीं है वो वाराणसी के बारे में बोलता है। तो कुल मिला के आपको रमेश जी मैं यही कहूंगा कि काम बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं,
मैं फिर से तारीफ करूंगा कि शायद कोई और सांसद इतना काम न कर पाता जितना इन्होंने किया है, और शायद कोई और प्रधानमंत्री भी वाराणसी से होता तो न कर पाता, लेकिन इन्होंने सही दिशा की ओर काम शायद नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैंने भी इसके पहले भी कहा था कि मोदी जी के जो फ्रेंडशिप सर्कल में जो लोग हैं, अडानी अंबानी, अगर उनको लाते हैं और यहाँ पर एक अच्छा काम करते हैं, एक प्लांट बैठाते हैं, तो वाराणसी के युवा को अच्छा रोजगार मिलेगा। IT हब लाते हैं तो अच्छा काम होगा। ठीक बात। तुषार जी, थोड़ा संक्षेप में हमको ये भी जरा समझा दीजिए कि वाराणसी को ये जो गौरव प्राप्त हो रहा है, वाराणसी आज गौरवान्वित भी है अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेकर के। मेरा थोड़ा सा सवाल ये भी है कि बनारस के में क्या आज जो एक बैठक हुई है मुख्यमंत्रियों के साथ में, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उसको किस रूप में आप देखते हैं? ये क्या संदेश दे गई है ये जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है, सुशासन मंथन प्रधानमंत्री ने? जी देखिए, अभी तो इसके बारे में कुछ भी कहा जा नहीं सकता कि ये बैठक से क्या निकलने वाला है और उससे क्या होने वाला है। वो ये अगर बात की है वाराणसी में, तो वाराणसी में पिछले जब से मोदी जी आए हैं और उसके बाद से VIP मूवमेंट बहुत हुआ है। यहाँ की जनता उससे काफी परेशान भी हुई, क्योंकि आए दिन ट्रैफिक रोक दिया जाता। मैं बताऊं, मैं पीछे कुछ दिन पहले वाराणसी में था और वाराणसी में मुझे ट्रेन पकड़नी थी और मुझे उसने 1 घंटे के लिए रोक दिया ट्रैफिक में। अच्छा। तो अब आम जनता को रोक देते हैं, तो कहीं भी वाराणसी की जनता उसके लिए बहुत गर्व महसूस नहीं करती है कि आप VIP मूवमेंट कीजिए और मीटिंग कीजिए। हाँ, वाराणसी की जनता के दिलों में मोदी बैठे हैं तो कोई दोहराए नहीं। और शर्मा जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, जो प्रधानमंत्री का 2 दिन का ये दौरा रहा, इसका 2022 के चुनाव पे क्या फर्क आप देख रहे हैं और बनारस का क्या माहौल है? थोड़ा सा संक्षिप्त में ये बता दीजिए। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो इनका 2 दिन का दौरा है, इसको तो आप बता दीजिए। ये 2 दिन का दौरा मायने नहीं रखता, ये कॉरिडोर जो बना है ये मायने रख रहा है। अगर ये नहीं भी आते तब भी क्रेडिट पूरा जितना इनको अभी मिल रहा है उतना ही मिलता। ये जो कॉरिडोर बना है, विस्तार कॉरिडोर, ये निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा इनको वोट बैंक देगा, ये इसके लिए कोई दो राय नहीं है। और रही बात वाराणसी की, तो मैं तो निष्पक्ष बात करूंगा क्योंकि मैं पत्रकार हूं। वाराणसी में BJP को हराना बहुत मुश्किल काम है अभी। वजह ये धर्म की नगरी है और धार्मिक नगरी होने के की वजह से यहाँ पर धर्म को लेकर ही इन्होंने काम किया है। तो ये तो सोचना नहीं, बहुत सेफ है वाराणसी की। तो बनारस तो ये महसूस करता होगा कि फिर से योगी की सरकार आ रही है। अरे 100% अगर बात की जाए तो अगर आप मुस्लिम भाई को छोड़ दें तो उनके अलावा वाराणसी में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वाराणसी से एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, बहुत ही अलग सी लगेगी। वाराणसी से अगर विधायकी का टिकट मुझे और आपको मिल जाए BJP से तो हम लोग जीत जाएंगे। तो वाराणसी के विधायक को कोई काम करना नहीं होता है, उनके नाम से वो नहीं जीतते हैं, वो मोदी के नाम से जीतते आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुषार जी, बहुत अच्छे ढंग से आपने एक निष्पक्ष पत्रकार के रूप में आपने बयान दिया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे एक पत्रकार की कलम, एक पत्रकार की वाणी, और यदि वो सच्चाई की ओर बढ़ जाए तो निष्पक्षता दिख रही है। एक बात कह दी कि हम और आपको भी टिकट मिल जाए तो जीत जाएंगे। ऐसी राजनीतिक उर्वरा वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है ये बनारस की भूमि है। तो इसे हम कैसे एक सच्चे रूप में प्राप्त कर सकें, ये हमारे और आपके लिए है। हमें ज़रूरत है कि हम जल्दी से जल्दी हम ये जो राजनीतिक संदेश है खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि वो कैसे जल्दी से जल्दी अपना ये संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में ले जाए। और सच बात तो ये है कि ये जो संदेश है, ये संदेश जो है
ये 2024 तक के लिए है। इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी के नेता विवेक पांडे जी। विवेक जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। विवेक जी, मोदी जी ने अपनी काशी से ऐसी सांस्कृतिक छटा बिखेरी है, ऐसा उसका विहंगम रूप प्रस्तुत किया है, कहीं ना कहीं सपा कुछ सोचने को मजबूर हो गई है। देखिए, पूरे चैनल को, पूरे मंच को सविनय प्रणाम करते हुए सबसे पहले तो बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। काशी की जो वास्तविक पहचान थी, जो वहां की गलियां थी, जो वहां के छोटे छोटे मंदिर थे, सैकड़ों मंदिरों को तोड़वा करके आज मुझे लगता है भगवान शिव भी सोच रहे होंगे कि काशी को क्या 5 स्टार होटल में बदलने का प्रयास किया गया है। आध्यात्म की नगरी से अगर आप आध्यात्म का स्रोत ही हटा देंगे, आध्यात्म की पहचान ही खत्म कर देंगे, तो वो काशी क्या 5 स्टार भाजपा की काशी बन के रह जाएगी। मैं तो ये सवाल मैं नहीं, वहां काशी के आम जनमानस से लेके गली गली के लोग पूछ रहे हैं। काशी की जो संस्कृति थी, काशी की जो परंपरा थी, गलियों की जो सुंदरता थी, काशी के एक 100 मिरस की जो मिठास थी, उसको तो आपने कॉरिडोर बना दिया। तो मैं तो पूछना चाहता हूं कि कहां गई हमारे इस देश की काशी, क्योंकि जो दिख रहा है वो तो एक देखिए टाइप का है। देखिए, एक बात मैं पांडे जी आपसे कहूंगा कि ये जो काशी की गलियों की बात कर रहे हैं, तो जब विकास होता है तो सड़कें चौड़ी की जाती है, इसका दिव्य रूप होता है। जहां तक आप मंदिरों की बात कर रहे हैं, 63 मंदिर मिले और उनको बाकायदे सुसज्जित किया गया है। नंबर तीसरी बात यह भी है कि अगर मैं बात करूं तो इस कॉरिडोर की बात तो अखिलेश ही कह रहे हैं कि मेरे जमाने में मेरी कैबिनेट ने पास किया था, हमने करोड़ों रुपए का आवंटन कर दिया था। आप ही की सरकार कह रही, फिर आप आज कैसे आलोचना कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही। मैं धन्यवाद देता हूं आपको पहले तो कि आपने चलिए कम से कम हमारी सरकार के एक प्रोजेक्ट को, जिसको कि इनकी सोशल मीडिया टीम बाकायदा उसको गलत बताने का प्रयास कर रही है, उसको आप भी पुष्टि कर रहे हैं उस बात की। और देखिए, कॉरिडोर का जो मॉडल था, कॉरिडोर का जिस तरह से मॉडल तैयार किया गया था, उसमें छोटे मंदिरों के साथ, बड़े मंदिरों के साथ उन गलियों का भी समीकरण और उनकी संरचना को इस तरह से तैयार किया गया था जिसका पूरा डिजाइन मॉडल बदल दिया गया। हम नहीं चाहते थे कि गलियों में जो छोटे छोटे मंदिरों की सौम्यता, सुंदरता है, उसको भी पूरी तरह से तोड़ करके समाप्त कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल अब ये सरकार है, किसी की सुनती तो है नहीं। हाँ, लेकिन एक बात मुझे बहुत अचंभित कर रही है अभी भी कि डुबकी लगाने गंगा जी का स्नान करने मोदी जी गए, लेकिन योगी जी ने उसमें डुबकी नहीं लगाई क्योंकि वो जानते हैं कि गंगा जी साफ नहीं है। मुझे बड़ा अचंभित हुआ देख करके ये कि एक संत कहे जाने वाले योगी जी आज भी रुद्राष्टक का पाठ नहीं कर पाए। उनको पाठ रुद्राष्टक का देख करके करना पड़ रहा था, वो भी वो ढंग से नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा सवाल अपने ऊपर भाजपा ने लगाया। पहले तो वो ये साबित करे कि ये संत रूपी जो इनके एक आडंबरधारी आत्ममुग्ध चेहरे हैं, क्या ये वास्तव में संत कहलाने योग्य भी है? अच्छा पांडे जी, इसी जगह मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं। आपने तुरंत कह दिया कि वो पाठ पढ़ा योगी जी ने, संत करा, लेकिन जिस समय आपको याद होगा अखिलेश काशी विश्व मंदिर में दर्शन करने जाते, पूजा करने जाते हैं, तो जो बैठने का उनका तरीका होता है वो भी हमारा सनातन धर्मी नहीं होता है। और वहां के पंडित टोक देते हैं कि अरे भाई आप कैसे बैठे, आप तो ऐसे बैठे जैसे नमाजी बैठते हैं। तो अब तब आपके लिए नहीं सोचना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। और पंडित जी ने अगर टोका तो अखिलेश जी स्वयं उन्होंने उस बात को स्वीकार करते हुए, अपनी गलती को मानते हुए तुरंत देखिए अपनी शारीरिक जो वो थी भाषा शैली उसको बदला। लेकिन परंपरा तो ये भी नहीं है कि केदारनाथ के प्रांगण में आप जूते पहन के टहलिए। परंपरा तो ये भी नहीं है कि केदारनाथ के प्रांगण में आप इस तरीके से उनका अपमान करिए और केदारनाथ के प्रांगण के बाहर आप फोटोशूट करवाइए। तो देखिए, परंपराओं को बदलने का जो एक चक्र प्रारंभ हुआ है वो तो भाजपा ने शुरू किया है। हम तो, आपने ये बात कही, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। अगर किसी वरिष्ठ पुजारी ने या किसी ब्राह्मण देवता ने हमें कोई मार्गदर्शन दिया या टोका तो हमने तुरंत उसको स्वीकार किया, आलोचना नहीं की, हमने उस पर कटाक्ष नहीं किया, हमने तो अपनी गलती स्वीकार कर ली। हम तो जाके शंकराचार्य जी के चरणों में गिरकर भी, जो कि आप नहीं भूल रहे होंगे, मैं याद दिला दूं, हमारे शासन काल में जब संतों पे लाठियां चली, हम तो जाकर के कुछ दिन पहले अखिलेश जी ने हरिद्वार में बकायदा आदित्य जगत गुरु
शंकराचार्य श्री आचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के चरण कमलों में लेट करके बाकायदा माफी मांगी है इस बात के लिए, और तब समाज ने माफ भी कर दिया। चलिए मैं विवेक जी एक सवाल मैं आपसे थोड़ा सा ये भी जानना चाहता हूं कि जो ये काशी से एक मैसेज चला और अभी तक जो ये चुनाव का रूप था वो अब्बा जान जिन्ना गन्ना अब आ गए औरंगजेब आ गए, और ये कहा जाता है कि जब औरंगजेब आता है तो शिवाजी उठता है। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। औरंगजेब जब आता है तो शिवाजी उठता है। औरंगजेब किसको कहा जाता है? जिन्ना कौन थे? मुगल कौन थे? मुगल वो थे जिन्होंने इस देश के ऊपर अत्याचार किए, इस देश को लूटा, इस देश की भावनाओं को अहित किया। जिस प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मांगने पर लाठियां मारी जा रही हैं, कांग्रेस सदन के बाहर मतलब विधानसभा के बाहर, भाजपा कार्यालय के बाहर जब वो बच्चे जाते हैं तो उनको लाठियों से पीट करके पुलिस पकड़ के घसीटती है, इको गार्डन ले जाके छोड़ आती है चोटिल अवस्था में। तो ये मुगल और जिन्ना का साक्षात स्वरूप है। ये फर्क कितना है, चेहरे बदल गए हैं। अंग्रेजी व्यवस्था का जिसको कहते हैं कंपनी राज का समीकरण आपको सामने दिख रहा होगा। हर संस्थाएं दिख रही हैं, हर संस्थाओं को बेच रहे हैं। तो जिन्ना अंग्रेज ये प्रभावित है, ये तो उनसे प्रेरणा लेकर के चलते हैं बिल्कुल। और शिवाजी तो खड़े होंगे, बिल्कुल खड़े होंगे। शिवाजी भी लाल साफा बांधते थे। देखिए हमारे अखिलेश जी की लाल टोपी, हमारे पार्टी की लाल टोपी, जिससे आज इनको इतना डर लग रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त मोदी जी को सबसे ज्यादा डर लगता है लाल टोपी से। सपने में भी बताइए लाल टोपी की, मतलब मीडिया में आकर उनको लाल टोपी पे विशेष रूप से बयान देना पड़ता है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कौन शिवाजी है कौन मुगल है। तो आप ये महसूस करते हैं कि जो औरंगजेब की बात की गई है, शिवाजी उठता है, आप इससे पूरी तरीके से सहमत हैं? मैं ये मानता हूं कि युवाओं को शिवाजी आज समाजवादी पार्टी में अखिलेश रूपी दिखता है, क्योंकि आज युवाओं को पूरी न्याय की उम्मीद केवल अखिलेश यादव जी से है। और अभी आप देख लीजिए हाल ही में यूपीएससी के एग्जाम हुए हैं, एग्जाम खत्म नहीं हुए, कई सेंटरों पे फिर से वो पेपर लीक हो गए। उसके बाद अब देखिए बाकायदा वायरल सोशल मीडिया पे एक से एक वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसके ऑडियो वायरल हो रहे हैं, बैटिंग की बात हो रही है। भैया आप विवेक जी एक बात बताइए कि मैं भी सुन रहा था काफी लोगों से कि जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे तो बड़े शालीन दिखाई देते थे, गुस्सा कहते आता ही नहीं था। आजकल उनको क्या हो गया है, ऐसे बयान दे देते हैं जिनको लेकर के वो खुद ही कटघरे में खड़े हो जाते हैं। अब बताइए ये कौन सा बयान है? और फिर प्रधानमंत्री है, आपसे बड़े हैं, हमारे संस्कार हैं, अब उन्होंने बयान दे दिया 1 महीना रहे बनारस में, 2 महीना रहे, 3 महीना रहे, 6 महीने, आखिरी समय लोग यही रहने आते। अब ये बयान दे करके पूरी बीजेपी उनके ऊपर हमलावर हो गई है। ये तक कह रही है कि उनकी आत्मा में औरंगजेब है, इनमें संस्कारहीन है, पिता को नहीं मानते, चाचा को नहीं मानते। ये कौन से बयानबाजी करके इससे क्या लाभ उठाना चाहते हैं राजनीतिक अखिलेश? जरा मुझको ये समझाइए आप। देखिए मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता दूं, किसी भी बयान को तोड़ मरोड़ कर राजनीतिक स्वार्थ और राजनीतिक लाभ के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है ये भाजपा से बखूबी कोई नहीं जानता। और अखिलेश जी ने जिस वक्तव्य को दिया है उस वक्तव्य के पीछे उनका कहना सिर्फ इतना था कि जनता इस सरकार को नकार रही है और ये सरकार का अंतिम दौर चल रहा है, क्योंकि इसके बाद पिछली बार भाजपा 15 साल बाहर थी। मुझे लगता है इस बार कम से कम 30 से 50 साल तो भाजपा को शायद ही मौका मिल जाए, तो बहुत बड़ी बात। या हो सकता है कि भाजपा चली थी यूपी मुक्त करने, समाजवादी पार्टी से यूपी मुक्त करने, इस देश से कांग्रेस मुक्त करने, आज मुझे लगता है वो स्वयं मुक्ति के कगार पे खड़ी है। तो यहाँ पे तात्पर्य और तथ्य ये था कि पार्टी की विदाई से पहले न कि विशेष रूप से मोदी जी की बात की गई थी, लेकिन अब वही है कि जितनी समझ जिस राजनीतिक दल के लोगों की होती है, मानसिकता जिस चीज से प्रभावित है, वो उसका लाभ लेने का प्रयास करते हैं। तो इस अपरिपक्व मानसिकता को मैं बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि इसको बढ़ावा देना चाहिए। विवेक जी आखिरी सवाल और बड़ा संक्षेप में उत्तर दीजिएगा। जो अब तक सर्वे हो रहा है उसके अनुसार 40% वोट पर बीजेपी खड़ी है और 33% वोट पर सपा खड़ी है, और कुछ रुझान बढ़ता घटता नहीं दिख रहा, बिल्कुल इंटैक्ट, और लोकप्रियता में भी दोनों एक ही दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में कैसे आप जो ये अंतर है 8-10% वोट का कैसे प्राप्त करेंगे? इसके लिए क्या सपा की रणनीति है? देखिए मैं आपको एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताऊं, सरकार रहे या ना रहे, सरकार में हम थे या ना थे,
हमने हमेशा जमीनी युवाओं, जवान, किसानों की आवाजें उठाई हैं। हम संघर्ष करते हैं सत्य की लड़ाई के लिए और सत्य के न्याय के लिए। और समाजवादी पार्टी के सामने जिस तरह से परीक्षाएं हो रही है ना, 20% बढ़ाने के लिए काफी है। जिस तरह जवानों को, यूपी पुलिस के जवानों को शोषित, पीड़ित, उत्पीड़ित किया जा रहा है, वही वोट बैंक बढ़ाने के लिए काफी है। अभी तो हम जनता की बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि केवल राज्य कर्मचारियों का जिन्होंने डीए रोक रखा है वही इन्होंने रिलीज नहीं किया है। पिछली बार ये इन्होंने घोषणा की, आज तक नहीं दिया। वही हमारे लिए काफी है। बस आप थोड़ा सा लिखते जाइए कि जनता किस तरीके से इनको जवाब देने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज विचार मंथन में हम काशी की उस दिव्यता का बखान कर रहे हैं और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दिव्यता में कितना असर है और क्या वास्तव में ये दिव्यता, भव्यता, अकल्पनीयता काशी की 2022 के चुनाव में कोई निर्णायक भूमिका अदा करेगी। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरव मिश्रा। गौरव जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गौरव जी, आज तो आप बड़े गौरवान्वित होंगे। मैं ही तो संपूर्ण विश्व सनातन धर्मावलंबी जहाँ जहाँ इस पृथ्वी पर विराजमान है, सबके मुंह से निकल रहा है नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हर हर महादेव। और जय विश्वनाथ का उद्घोष सर्वत्र हो रहा है काशी में। तो क्या आज मोदी जी आपको यही नारा दे गए हैं जो आप उतनी देर से बोल रहे हैं? क्या राजनीतिक संदेश था? क्या मोदी जी ने कहा? मोदी जी ने तो इस पर तो जो नहीं, मोदी जी तो विकास की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं। मोदी जी तो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना की बात करते हैं। मोदी जी तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आप तो बार बार वही कह रहे हैं। क्या मतलब आपके चुनाव में अब की क्या हर महादेव ही होने वाला है क्या? जिस नारे के ऊपर, जिन नारों को आज तक बंधक बना करके रखने का प्रयास किया गया, देश की सियासत में जिन लोगों ने शासन किया, ऐसे धर्मावलंबियों पर गोली चलवाने का काम किया, आज ये बंधन से मुक्त हुई है वो विचारधारा, वो दोष आज बंधन से मुक्त हुआ है। इसलिए आज हर्ष का माहौल है और आज वो भी मजबूर है इस उद्घोष को स्वीकार करने के लिए, वह भी मजबूर है। देखिए, सियासत और धर्म, राजनीति और धर्म का निश्चित रूप से आपस में बहुत गहरा संबंध होता है और बहुत गहरा प्रभाव होता है एक दूसरे के ऊपर। लेकिन ये न्याय के साथ राजनीतिक संबंध धर्म के साथ हुआ हो तब तो ठीक है, लेकिन एक तरफा अन्याय सनातन धर्मावलंबियों के ऊपर पिछले 1100 वर्षों से इतिहास बता रहा है कि होता चला आया, पन्ना पलटिए तो यही दिखाई देता है। लेकिन आज मोदी जी ने जो कृति की है काशी में या फिर अयोध्या में या फिर केदारनाथ में, बद्रिकाश्रम में, सभी स्थानों पर वो अपने आप में अकल्पनीय, अभूतपूर्व है और भारत के नवयुग की आधारशिला है। यहाँ से पूरे विश्व की राजनीति बदलेगी, पूरे विश्व की दिशा बदलेगी और मुझे लगता है कि विपक्षी राजनीति करने वाले भी इसका अनुसरण करेंगे। देखिए, महाभारत का जब युद्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण एक तरफ लड़ रहे थे और दूसरे तरफ अपोजिट उन्हीं के अपने लोग लड़ रहे थे, लेकिन उनकी संख्या उनसे कहीं ज्यादा थी। आज भी कमोवेश वही स्थिति है, रक्त भी ज्यादा जरूर दिखाई देते हैं, तो क्या विजय हमेशा सत्य की होती है। गौरव जी, अब हम क्या मान लें कि आने वाले 2022 के चुनाव में ना कोई विकास की बात करेगा, ना कोई महंगाई की बात करेगा, ना कोई बेरोजगारी की बात करेगा, और आपके अनुसार जैसे आप सांस्कृतिक चेतना की बात करेंगे, आप काशी विश्वनाथ की बात करेंगे, राम मंदिर की बात करेंगे, आप केदारनाथ की बात करेंगे और आने वाले मथुरा की भी बात करेंगे, तो और आप जैसी बात कर रहे हैं तो क्या आप सोचते हैं कि विपक्ष भी अब यही बात करेगा? अब चुनाव से सारे मुद्दे हट गए, अब हमारी विरासत, हमारी सांस्कृतिक चेतना ही मुद्दा बनेगी? मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को यदि आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने कहा था कि यदि हम काशी विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर बनाते हैं तो हम मंगल पर भी जाते हैं और चंद्रमा पर भी जाने का काम करते हैं। हम 3 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से, जहां नेशनल हाईवे बनता था, वहां से 40 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार तक पहुंच चुके हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पे
एक एक्सप्रेस वे हुआ करता था, वो भी भ्रष्टाचार के भेंट कर गया था, उसका भी 40% कार्य हमारी सरकार ने पूरा किया। वहां पर 1800 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है, उसमें से अधिकतम लोकार्पित हो चुका है। विकास के दृष्टि से ऐसे बड़े बड़े आयाम, चाहे वो अर्जुन सहायक बाण सागर परियोजना हो या फिर बाण सागर परियोजना हो, लगभग 20 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खेती को सिंचित करने का काम एक तरफ हमारी सरकार ने किया है उसी छोटे से कार्यकाल में। तो हम विकास को और संस्कृति को दोनों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, दोनों के साथ समानांतर न्याय करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र को दबोच करके या उसके आधार पर हम राजनीति करना चाहते हैं। हमारे राजनीति का सदैव हेतु जो है वो न्याय रहा है, सर्व समाज के साथ न्याय रहा है। लेकिन तुष्टीकरण के राजनीति में अंधा विपक्ष आज तक वो इस बात को समझ नहीं पाया कि जनता तुष्टीकरण के आधार पर उनके पेट में भोजन नहीं जाता, उनको रोजगार नहीं मिलता, उद्योग नहीं लगते, सड़कें नहीं बनती। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की चल रही सरकार ने इस बात को सत्यापित और स्थापित कर दिया है कि हम विकास के मुद्दे पर भी 4 कदम आगे रहेंगे, धर्म संस्कृति के मुद्दे पर भी हम 4 कदम आगे रहेंगे। गौरव जी, एक और आप धर्म की बात भी कर रहे हैं, विकास की भी बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं जो बीजेपी को परेशान कर रही हैं। चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे लखीमपुर का कांड हो, जिसमें क्या आज ही ये कहा गया कि नहीं नहीं ये जानबूझ करके हत्या की गई, साजिश की गई है। लखीमपुर का कांड हो, चाहे पूर्वांचल में नया सामाजिक गठजोड़ हो जो अखिलेश को संबल प्रदान कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में बीजेपी का अगर वोट बैंक देखा जाए तो 2017 से 1% घट गया है, 40% पे आ गया, और जो सपा 28% पे थी वो बढ़ करके एकदम 33% पे आ गई है। क्या आपको विचलित नहीं कर रहे हो? ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, समानांतर कयास 2014 से सभी राजनीतिक पंडित लगाते हैं। जब जब चुनाव आता है तो कभी कोई सेमीफाइनल या कोई क्वार्टर फाइनल, ये घटना वो घटना के आधार पर पूरा डिजाइन कर देते हैं, रिजल्ट ही प्रस्तुत कर देते हैं। इलेक्शन के पहले ही वो रिजल्ट सुना देते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है, परिणाम जब आता है, जनता का जब जनादेश आता है, तब पता लगता है कि अरे तो प्रचंड बहुमत से जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। तो एक बात तो देखिए बहुत साफ है, पूरे राजनीति का जो एक इकोसिस्टम है देश में वो अब बदल चुका है और जनता बहुत समझदार हो चुकी है। उनको बरगलाया नहीं जा सकता, उनको झूठ में फंसाया नहीं जा सकता। और विकास की यात्रा कैसे सभी जनता तक पहुंची है, जरूरतमंद तक पहुंची है, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुनिश्चित किया है और उस आधार पर ही हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और कोई एक घटना आधार नहीं बन सकती चुनाव का, और कोई एक घटना ये भी नहीं साबित कर सकती कि उसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं से नुकसान हो रहा है। ये तो कयास है, विपक्षी दल कोई न कोई मुद्दा लेकर के उठते हैं। इतना ही अगर चिंता है हाथरस की और उन्नाव की, तो जरा कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल राजस्थान की बात कर रहे हैं जो रेगिस्तान में बदल चुका है। किसानों की इतनी चिंता है तो 177 किसान छत्तीसगढ़ में आत्महत्या कर लिए। 2500 रुपए का धान का भुगतान करने का वादा करने वाली कांग्रेस पार्टी आज भुगतान नहीं कर पा रही है। जरा उसकी भी बात कर ले। राजस्थान में किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, उसकी बात कर ले। आपकी बीजेपी की क्या आपकी बीजेपी की लड़ाई कांग्रेस से होने जा रही? क्या आप तो जिस तरीके से हमलावर है कांग्रेस पर? देखिए, सब एक है, कांग्रेस, सपा, बसपा, जितनी भी विपक्षी दल है वो एक ही खेमे में बैठे हुए हैं और सबकी लड़ाई अगर किसी से है तो भाजपा से है। तो हम जब विपक्ष की बात करते हैं तो किसी एक दल की सपा की बात नहीं करते। उस खाने में सब बैठे हुए, उस खाने में सभी एक साथ बैठे हुए हैं। लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है कि सपा से आपकी सीधी लड़ाई है। ये सपा समझे किसके साथ सीधी लड़ाई है? सबकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई अगर किसी से है तो हमारे किए हुए काम से और जो हमारा घोषणा पत्र आएगा उससे है। हम क्या लक्ष्य तय करते हैं और उससे कितना ज्यादा हम काम करके दिखाते हैं उससे है। जब हम 40 साल पुरानी परियोजनाओं को 3 साल में पूरा करते हैं, 4 वर्ष में पूरा करके जनता के सामने रखते हैं, तो वो हमारा प्रमाण पत्र होता है। हमारी चुनौती उस बात को लेकर के होती है। हम कभी सपा और बसपा और कांग्रेस को चुनौती मानते ही नहीं। आप देखिए 42 वर्ष पुरानी 1952 की का उद्घाटन किया हुआ जमनिया का पुल, काशी का पुल, तमाम ऐसी विकास की परियोजनाएं हैं जो 40-40
साल से लंबित रही और उनको 3 साल 4 साल के अंदर में हमारी सरकार ने पूरा करके दिखा दिया, जनता को समर्पित कर दिया। तो हमारी चुनौती किसी से है, हमसे खुद की है। वो कोई विपक्षी दल उससे मैच भी नहीं करता, दूर दूर तक कहीं कोई तालमेल नहीं है। ये जातिवादी राजनीति करने वाले लोग हैं, जो वंशवादी राजनीति करने वाले लोग हैं, जो लूट पर आधारित जिनकी अर्थव्यवस्था की हो, जो टोपी चुराने पर भरोसा करते हो, वो उनकी हमसे क्या तुलना है? हमारी उनसे कोई चौथ नहीं। ठीक बात। मैं बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, आप बहुत अपनी बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरव मिश्र बता रहे थे कि जो लड़ाई होगी धर्म और विकास, और ये भी कह रहे थे कि हमसे सब दल लड़ रहे हैं, वो किसी एक को चुनौती नहीं मान रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम कॉरिडोर भी बना रहे हैं तो मंगल ग्रह में भी जा रहा है। और उन्होंने मोदी की इस बात को बड़े स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया। उनका मानना सीधा सीधा है कि सर्वे कुछ भी आ रहे हो, लेकिन जब मतपेटियां, जिन्हें अब हम ईवीएम बोलते हैं, जब उनके आंकड़े आएंगे तो लोग चकाचौंध हो जाएंगे। और कह रहे जो इस तरीके की बातें अब चल रही हैं, ये 2014 से चल रही थी। बहरहाल बीजेपी बहुत आश्वस्त है और बीजेपी को इस काशी से एक बड़ी ऊर्जा मिली है, इसमें भी दो राय नहीं है। और इस ऊर्जा को भी एक बड़ा संबल मान करके बीजेपी अपने इस चुनाव में आगे बढ़ेगी। वही अगर हम सपा के नेता की बात करें, मैंने सपा की बात करें, तो कह रहे हैं कि जो भी बात करते हैं तोड़ मरोड़ के करते हैं। और इन्होंने भी कहा कि जो काशी की पुरानी संस्कृति थी, जो गली कूचों वाली संस्कृति थी, उसको नष्ट कर दिया गया, वहाँ के वैभव को समाप्त कर दिया गया, उसकी आध्यात्मिक चेतना को नष्ट कर दिया गया। सब बातें कह रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि लड़ाई अब की सीधी तौर पर है, जीतना हमको ही है, ये भी कह रहे हैं। तो सपा भी अपनी तरीके से आश्वस्त, बीजेपी भी आश्वस्त। लेकिन सच बात तो बताई वरिष्ठ पत्रकार तुषार शर्मा ने, जो कह रहे हैं कि ठीक है, काशी में कॉरिडोर बन रहा है, काशी की दिव्यता भव्यता हमारे सामने आ रही है, दो राय नहीं है। और काशी की छटा बहुरंगी बिखरी भी है और हमारा जुड़ाव और मजबूत हुआ है। लेकिन आज भी काशी के बहुत से क्षेत्र हैं अविष्कृत हैं, सड़कें वहां पर नहीं हैं। उनका यह भी कहना है अभी भी गली कूचे हैं, जाम लगता है, सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है। और उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि किस तरीके से जो हमारी स्थितियां हैं रोजगार की, हमारे सच्चे विकास की, वो भी होनी चाहिए। खैर, इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के नेता राघवेंद्र शुक्ल जी। आइए मैं जरा उनसे भी बात करूं। राघवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। राघवेंद्र जी, अगर ये देखा जाए तो मोदी की जो अभी 2 दिन की काशी यात्रा रही है, उसने तो प्रियंका गांधी की जो आप लोग बड़े दावे के साथ कर रहे थे कि भव्य रैली हुई है, दिव्य रैली, उसको तो धो के रख दिया। नहीं, पहली बात तो मैं मोदी जी के काम को मैं गिने नहीं कर सकता। मोदी जी ने बेशक तौर पे काशी विश्वनाथ जी का जो भी सुंदरीकरण किया है वो बहुत अच्छी बात है, किंतु नरेंद्र मोदी जी ने ही वादा किया था गंगा सफाई का। तो क्या आज तक उस विषय को लेके भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज तक उस पर क्या किया? वो आज तक गंगा उसी स्थिति में है, गंगा का विषय को लेके आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं सरकार की तरफ से। तो मैं इस बात के लिए मुझे चिंता इस बात का है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का क्या धारणा है। सिर्फ देवी देवताओं का कोई दिक्कत नहीं, देवी देवताओं का सम्मान होना चाहिए, पूजा अर्चना होना चाहिए, किंतु भावुकता से देश नहीं चलता। सब तो परिस्थिति हमें देखनी होगी कि देश के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, युवाओं के नौकरी के लिए क्या किया, और इस देश की महिला की सुरक्षा के लिए मोदी जी ने क्या किया, जो कि सर्वप्रथम है।
जो चीज होनी चाहिए थी वो अभी तक भारतीय जनता के सरकार में नहीं हो पाई। लेकिन कांग्रेस में तो वो दमखम भी तो नहीं है कि जो लड़ाई लड़ सके। हमारी प्रियंका जरूर कहती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन कहीं लड़ाई दिखाई तो दिख नहीं रही है। बल्कि जो कुछ आप बनारस में जो कुछ हुआ था और जिस तरीके से प्रियंका ने अपनी प्रस्तुति चंदन लगा करके दी थी, तो लगा था कि कुछ ना कुछ संबल मिलेगा, लेकिन निश्चित तौर पे मिलेगा। अब तो मोदी ने वहां सब शून्य कर दिया। मैं आपको ये बता दूं कि जनता अब झूठे वायदे से, जनता बलगलाने को ऊपर से कभी वोट नहीं करने वाली। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सहा है उसे जनता कभी नहीं भूल पाएगी। एक माहौल बना के झूठे वादे करके वो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एक बात बताइए राघवेंद्र जी, आपकी प्रियंका जी बहुत मेहनत कर रही है, इसमें भी दो राय नहीं है, रैलियां कर रही है। निश्चित तौर पे आज मेरी पार्टी का जो भी डेवलपमेंट सारी चीजें हो रही है आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। और निश्चित तौर पे ही हमारा ऐसा प्रयास रहेगा कि हमने जो भी वायदे किए हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ पूरे किए जाए। लेकिन आपने महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ कहा, नौकरी भी दे देंगे, आरक्षण भी, लेकिन जो सर्वे बताते हैं वो सर्वे तो 4% और 8% के बीच में ही लपालप कर रहे हैं। वहां तो कहीं कुछ बढ़ोतरी दिख नहीं रही है, और उसका कारण ये कि आपका संगठनात्मक ढांचा ही बिल्कुल ध्वस्त पड़ा हुआ है, इसलिए क्या आप लड़ाई लड़ेंगे? सर निश्चित तौर पे ये सर्वे रिपोर्ट, ये सारी चीजें, इसको एथिक्स नहीं होती सर। मेन आपने जनता के लिए क्या किया ये सर्वप्रथम होता है सर। अगर आपने सच्चे वादे जो आपने किए थे, आप इनका पिछला एजेंडा उठा के देख लीजिए। यदि इनमें से कोई भी वादा मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। कोई वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई नहीं है। हमसे जो अथा प्रयास जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए सर्वप्रथम रह के हम कांग्रेस पार्टी उस चीज को लेके करेगी। चलिए, हमने कभी झूठे वादे नहीं किए। हम जो वादे किए हैं, महिलाओं में जो आरक्षण का बात किया है, राजनीति में आगे लाने की बात किया है हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, वो निश्चित तौर पर होगा। महिला की सुरक्षा सर्वप्रथम है, वो होनी चाहिए, वो हम करके रहेंगे। चलिए, तो क्या लग रहा है आपको 2022 में कहाँ आप खड़े रहेंगे, तीसरे नंबर पे कि चौथे नंबर पर? सर वो आकलन हम अभी नहीं बता सकते। हम अपना काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अपना सेवा दे रहे हैं। आप ये जनता फैसला करके जल्द आपके समक्ष आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे तरीके से आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे कि कांग्रेस भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और उसे विश्वास है कि भले ही लोग कहें कि सियासी वजूद नहीं है कांग्रेस का, लेकिन प्रियंका जी जो भी काम कर रही हैं, ठीक है, 4% से 8% वोट हुआ, आगे भी बढ़ जाएगा। और ये कहीं ना कहीं संजीवनी का काम भी कर रहा है, कांग्रेस में प्राण फूंकने का भी काम कर रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इसमें प्रियंका गांधी कितना सफल होती हैं। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।